फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग मेंटल मैप्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसको कि हिंदी में कहते हैं मानसिक मानचित्रण। देखिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो मैं क्लासेस बनाता हूँ वो इस तरह के कंपटीशन के लिए बनाता हूँ, जैसे कि यूपीएससी में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, पीसीएस एग्जाम्स में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो थोड़े बड़े स्तर के एग्जाम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं क्लासेस को बनाता हूँ। तो ऐसे में जो मेरा कंटेंट होता है वो काफ़ी डीप होता है। मैं आपको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से समझाने की कोशिश करता हूँ और इसी पैटर्न पर ये क्लासेस आगे चलती रहेंगी। तो जो लोग थोड़ी सी ऊपर ऊपर की जानकारी चाहते हैं, जिनको लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं चाहिए है, वो इन क्लासेस को ना देखकर कोई और सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जो मेरा पढ़ाने का पैटर्न है वो यही रहने वाला है। मैं इसी तरह से डीपली आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो मानसिक मानचित्रों की अवधारणा है, इसका संबंध व्यवहारवाद से है। देखिए, इसके संबंध में मैंने एक लेक्चर और बनाया था जो आज से लगभग 3 साल पहले बनाया होगा। तो उसको भी मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिया है, आप उस लेक्चर को भी देखें और साथ में ये जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ इसको भी आप देखें। तो आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो देखिए, जो मानसिक मानचित्र का विचार है, इसको गोल्ड द्वारा रखा गया था और डाउन्स के द्वारा इसमें सुधार किया गया। ये मैं आप लोग जो यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं ये फैक्चुअल जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए, मानसिक मानचित्र ये समझने की तकनीक है कि लोग कैसे चुनाव करते हैं, और इसलिए मानसिक मानचित्र निर्णय लेने की भविष्यवाणी करता है। समझते हैं इस स्टेटमेंट को। देखिए, क्या कहा जा रहा है कि जो मानसिक मानचित्र होता है, मानसिक मानचित्र मतलब क्या। मान लीजिए आप एक शहर में रहते हैं, मान लीजिए आप लखनऊ शहर में रहते हैं, आगरा शहर में रहते हैं। तो उस शहर का एक मानचित्र आपके माइंड में है। कई बार देखिए, जो आपके माइंड में किसी शहर का मानचित्र होता है वो वास्तविकता से बहुत अलग भी होता है। जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनको दिल्ली शहर अच्छा लग सकता है, जो कह सकते हैं कि जो दिल्ली शहर है ये अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे दिल्ली शहर जो है प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है और उनको ये शहर खराब लग सकता है। तो किसी शहर के बारे में जो आपका मानसिक मानचित्र है, जो भी आपने उसके बारे में मानचित्र बनाया है, वो बेसिकली आपकी अपनी मान्यता है, आपकी अवधारणा है। और यानी कि जो आपका मानसिक मानचित्र है वो एक तरह से इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं ये समझता हूं कि आपका मानसिक मानचित्र किस तरह का है, तो मैं ये भी समझ सकता हूं कि आप किस तरह के निर्णय लेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, दिल्ली के बारे में जो आपका मेंटल मैप है वो नेगेटिव है। यानी अगर आप दिल्ली को एक अच्छा शहर नहीं समझते हैं और आपको दिल्ली छोड़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब के रूप में, तो आप दिल्ली को छोड़ देंगे। वहीं पे अगर दिल्ली के बारे में आप पॉजिटिव फीडबैक रखते हैं, तो ऐसे में जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी दिल्ली को छोड़ने में, तो आप दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो यानी कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या डिसीजन लेंगे, इसको मैं समझ सकता हूं अगर मैं आपके मानसिक मानचित्र को समझता हूं। यही बात यहां पर कही जा रही है कि मानसिक मानचित्र ये समझने की तकनीक है कि लोग चुनाव कैसे करते हैं। तो इस तरह से मानसिक मानचित्र को समझ के हम लोग जो अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग मनुष्य जो निर्णय लेते हैं उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसानों का एक समूह जो है वो मान लीजिए किसी स्थान पर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। अब जहां पर भूमि अधिग्रहण हो रहा है वहां पर किसान अपनी जमीन को देने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, इसको मैं समझ सकता हूं। अगर मैं किसानों के मानसिक मानचित्र को समझता हूं तो मैं इसकी भविष्यवाणी कर दूंगा कि किसान अपनी जमीन सरकार को देंगे या नहीं देंगे। तो देखिए, मानसिक मानचित्र वास्तविकता का व्यक्तिपरक प्रतिनिधित्व है, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ उपकरण है। देखिए, वस्तुनिष्ठ मतलब क्या होता है। एक तो हो गया व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरक का मतलब होता है सब्जेक्टिव, यानी कि मान लीजिए मैं आपको देखता हूं और आपके बारे में एक अपनी धारणा बना लेता हूं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप मेहनती व्यक्ति हैं। तो ये क्या है, ये व्यक्तिपरक प्रतिनिधित्व है। मैं आपके बारे में एक सकारात्मक धारणा रखता हूं, दूसरा व्यक्ति आपको नकारात्मक रूप से भी देख सकता है। तो यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देखेंगे। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है,
मान लीजिए एक प्रयोग लगा दिया गया कि चलिए एक टेस्ट है, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। अब अगर इसमें मान लीजिए आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे 100 में से, तो आपको बहुत इंटेलिजेंट माना जाएगा। 70 प्लस आएंगे तो एवरेज माना जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसमें आपके जो मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से आपकी इंटेलिजेंस का मूल्यांकन किया जाएगा, चाहे ये मूल्यांकन मैं करूं या कोई और करे। तो ये हो गया व्यक्तिपरक का मतलब हो गया, जहां पर लोगों की जो मत हैं, लोगों की जो धारणाएं हैं वो साथ में होती हैं। और वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया जहां पर व्यक्ति की धारणाओं का प्रभाव नहीं होता है, जो रिजल्ट होता है वो सभी के लिए समान होता है। तो मानसिक मानचित्र क्या है? वास्तविकता का व्यक्तिपरक प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि वास्तविकता का जो व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है, जो अलग अलग लोगों की नजर में वास्तविकता है, उसको मानसिक मानचित्र समझाता है। लेकिन ये एक्चुअल में किस तरह का टूल है? ये वस्तुनिष्ठ है, यानी ऑब्जेक्टिव टूल है। दूसरी चीज आती है मानसिक मानचित्र व्यवहारवादी विचारधारा में प्रयुक्त प्रत्यक्षवादी तरीकों के उदाहरण है। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के जो स्टेटमेंट है, मैं चाहूं तो केवल पढ़ के भी इसको खत्म कर सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप इनको डिटेल में समझिए। तो देखिए, व्यवहारवादी विचारधारा बेसिकली मनुष्य का जो व्यवहार है, या कह लीजिए मनुष्य का जो बिहेवियर है, उसके पीछे के कारणों का पता लगाती है। व्यवहारवादी विचारधारा में क्या होता है कि एक किसान ने अपनी जमीन पे जिस तरह की भी कृषि की, चाहे गेहूं की कृषि की, चाहे धान की कृषि की, उसके पीछे क्या कारण थे, किसान के इस व्यवहार के पीछे कौन से कारण थे, इसका पता हमारी व्यवहारवादी विचारधारा लगाती है। और प्रत्यक्षवादी तरीके कौन से होते हैं? जैसे मॉडल्स का प्रयोग। मान लीजिए अगर आप इस चीज का पता वॉन थुनेन के मॉडल से लगाते हैं, तो ये क्या हो गया? एक प्रत्यक्षवादी तरीका हो गया। तो देखिए, जो मानसिक मानचित्र है वो व्यवहारवादी विचारधारा में, यानी कि जैसे किसान के बिहेवियर को समझने के लिए प्रत्यक्षवादी तरीकों का उपयोग करती है। यानी जैसे कि किसान के बिहेवियर को समझने के लिए आपने वॉन थुनेन के मॉडल का यूज कर लिया, तो आपने क्या किया? व्यवहारवादी विचारधारा में प्रयुक्त जो प्रत्यक्षवादी तरीका है उसका उपयोग किया। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि मनुष्य चुनाव कैसे करता है, यानी कोई मनुष्य जो डिसीजन लेता है उसके पीछे कारण क्या होते हैं, ये समझने में मानसिक मानचित्र एक टूल के रूप में हमारे काम आते हैं। हालांकि इस तकनीक को मानवतावादी स्कूल द्वारा खारिज कर दिया गया। तो जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है उसने इस तकनीक को नहीं माना, क्योंकि ये मानता था कि एक व्यक्तिपरक वास्तविकता को ना तो निष्पक्ष रूप से चित्रित किया जा सकता है, ना ही ऐसे नक्शों से निकले निष्कर्ष चुने गए विकल्पों की सही तस्वीर दे सकते हैं। तो देखिए, मानवतावादी लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक बात तो ये है कि कोई व्यक्ति किस तरह से सोचता है, कोई समाज किस तरह से सोचता है, इसको आप निष्पक्ष रूप से नहीं समझ सकते, क्योंकि जब आप इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके विचार हैं, वो बीच में आ जाएंगे। यानी कि आप अगर मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति को समझ रहे हैं तो उसको अपनी भावनाओं के आधार पर समझेंगे। उसी तरह से जब आप किसी के मेंटल मैप को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपके जो विचार हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो इसीलिए जो वास्तविकता है कभी भी आप उसको निष्पक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे। और इस तरह से जो आप मानचित्र या नक्शे बनाएंगे, यानी कि जो भी आप मानसिक मानचित्रण की तकनीकों का प्रयोग करके लोगों के मानसिक मानचित्र को समझेंगे, वो पूरी तरह से सही तस्वीर नहीं होगी, वो आपको सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो मानवतावादी भूगोल है, जिसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो मानवतावादी भूगोल जो है ये किसी भी तरह की प्रत्यक्षवादी तकनीक के खिलाफ है। चाहे वो वॉन थुनेन की तकनीक हो, चाहे वो क्रिस्टॉलर की तकनीक हो, इस तरह की जो भी प्रत्यक्षवादी तकनीकें हैं सभी का मानवतावादी भूगोल विरोध करता है। अब देखिए, कुछ और बातें समझते हैं। तो पहली बात कि मानसिक मानचित्र भूगोल के बारे में जो हमारी समझ है इसको दिखाते हैं, यानी किसी स्थान के भूगोल के बारे में हम किस तरह से सोचते हैं, उसी हिसाब से हमारे मानसिक मानचित्र का निर्माण होता है। इसके साथ ही देखिए, दुनिया में जितने लोग हैं सभी के पास मानसिक मानचित्र होता है। अगर किसी की आंखें नहीं भी हैं तो भी वो अपने स्थान के बारे में एक मानसिक मानचित्र रखता है। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, जो हमारा ज्योग्राफिकल वर्ल्ड है, उसको आपको समझना होगा, उसका बोध आपके लिए आवश्यक है।
तो हमारी ज्योग्राफिकल वर्ल्ड को समझने में जो हमारा मेंटल मैप है वो हमें हेल्प करता है। तो देखिए ये जो मानसिक या संज्ञानात्मक मानचित्र है, अब देखिए दो तरह की स्थान होते हैं। एक वो स्थान जिन्हें आपने देखा है, जहां पर आप गए हुए हैं या जहां आप रहते हैं। दूसरे वो स्थान जहां आप कभी गए नहीं हैं, जिनके बारे में आपने केवल सुना है। तो चाहे ऐसे स्थान हो जहां पर आप गए हो, जहां पर आप रहते हो, उन स्थानों के बारे में तो आपकी एक व्यक्तिगत समझ होगी ही। यानी कि मान लीजिए आप चलिए कानपुर शहर में रहते हैं, तो कानपुर शहर के बारे में तो आपकी एक सोच, एक आपके दिमाग में मेंटल मैप होगा ही। लेकिन मान लीजिए आप पेरिस कभी नहीं गए हैं, या फिर आप पाकिस्तान के किसी शहर में, मान लीजिए इस्लामाबाद में, कभी नहीं गए हैं, फिर भी इन स्थानों के बारे में आपके दिमाग में मेंटल मैप होंगे। जैसे कि हो सकता है पेरिस के बारे में सुंदरता जो है आपके मेंटल मैप में प्रमुख गुण हो, यानी कि पेरिस को आप जो है बहुत ज़्यादा सुंदर शहर के रूप में देखते हो। जबकि जब इस्लामाबाद की बात की जाए तो हो सकता है जो आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं हैं वो आपके माइंड में सबसे पहले आ जाएं। यानी कि उन स्थानों का तो मेंटल मैप आपके पास है ही जहां आप रहते हैं, साथ में जहां आप कभी नहीं गए हैं, जिनके बारे में आपने केवल सुना है, उसका भी मेंटल मैप आपके पास होता है। मानसिक मानचित्र दुनिया भर के स्थानों की हमारी व्यक्तिपरक धारणाओं या राय के अलावा स्थानों के बारे में हमारे वस्तुनिष्ठ ज्ञान को संयोजित करने का तरीका है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, जो आपका मेंटल मैप होता है इसमें दो चीजें मिक्स हो जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा, मान लीजिए आप कानपुर में रहते हैं, तो एक तो आप कानपुर के बारे में इमोशनली कैसे सोचते हैं, कानपुर के लोगों के बारे में, कानपुर की जो भूगोल है उसके बारे में कैसे सोचते हैं, एक तो ये पार्ट आपके मेंटल मैप का हिस्सा होगा। लेकिन इसके साथ ही कानपुर की जो रियल ज्योग्राफी है, यानी कि कहाँ पर कौन सा चौराहा है, कहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी हैं, कहाँ पर गंगा रिवर फ्लो होती है, ये जो रियल चीजें हैं जिसको हम लोग कहते हैं वस्तुनिष्ठ, जो सबके लिए एक जैसी हैं, ये भी आपके मेंटल मैप का हिस्सा होंगी। तो मेंटल मैप के दो हिस्से कौन कौन से हो गए, एक तो वो जो व्यक्तिगत है, जो सबके लिए अलग अलग होगा। एक व्यक्ति कह सकता है कानपुर शहर बहुत सुंदर है, दूसरा व्यक्ति कह सकता है कानपुर शहर में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। एक तो ये हिस्सा हो गया आपकी व्यक्तिगत राय। दूसरा वो हिस्सा हो गया जिसका जो सभी के लिए एक है, जैसे गंगा रिवर हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। तो जो मेंटल मैप है उसमें ये दोनों चीजें आ जाती हैं। मानसिक मानचित्र मुश्किल होते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसी सटीक दुनिया के बारे में उनके दिमाग में अलग अलग धारणाएं होती हैं। देखिए ये जो बात यहाँ पर आ रही है, ये हम लोग लगातार कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही स्थान के बारे में अलग अलग लोग जो है अपनी अलग अलग राय रखते हैं। अच्छा देखिए, स्कूल में कक्षाओं के माध्यम से हमारी अपनी यात्रा के अलावा लोगों की विविध आबादी के साथ बातचीत और मीडिया के कारण अधिकांश लोगों के दिमाग में दुनिया का एक आंतरिक प्रतिनिधित्व होता है। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए, एक तो आप स्कूल से जो सीखते आ रहे हैं, यानी आप अलग अलग शहरों के बारे में, देश के अलग अलग स्थानों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में जो स्कूल में सीखते हैं, वहाँ से आपका मेंटल मैप बनता है। इसके साथ साथ आप अलग अलग स्थान के लोगों से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जो पेरिस होकर आया है, तो वो आपको पेरिस के बारे में अलग अलग फैक्ट, अलग अलग कहानियां बताया करता है। तो इससे भी आपका एक मेंटल मैप बनता है। इसके साथ ही जो आप मीडिया में देखा करते हैं, कहाँ पर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे भी आपके मेंटल मैप का निर्माण होता है। और मेंटल मैप को आपका जो मेंटल मैप है वो क्या करता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे कि मैं अगर आपको दो ऑप्शन दूं कि आप बलूचिस्तान में रहना चाहेंगे या पेरिस में रहना चाहेंगे, तो शायद अधिकतर लोग जो है पेरिस के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसको हम लोग और भी बदल सकते हैं। मैंने एक पेरिस का ऑप्शन पकड़ लिया, इसको आप लंदन से या न्यूयॉर्क से बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका जो मेंटल मैप है वो आपके डिसीजन को प्रभावित करता है। मानसिक मानचित्रों का अध्ययन और दुनिया के बारे में लोगों की धारणाएं सांस्कृतिक अध्ययन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और भूगोल के चौराहे पर आती हैं। यानी कि देखिए, जो मानसिक मानचित्रों का अध्ययन है और जो दुनिया के बारे में लोगों की जो धारणाएं हैं, उसमें चार चीजें सम्मिलित हो जाती हैं: सांस्कृतिक अध्ययन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और इसके साथ में हमारा भूगोल। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र मानसिक मानचित्रण के बारे में एकत्रित जानकारी का उपयोग ये समझने के लिए करता है कि मनुष्य अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखता है। तो चाहे सांस्कृतिक अध्ययन का क्षेत्र हो, मनोविज्ञान हो, समाजशास्त्र हो या भूगोल हो,
सभी के सभी एक उद्देश्य के साथ मानसिक मानचित्रों का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य अपनी आसपास की दुनिया के बारे में क्या धारणा रखता है, किस तरह से देखता है, और ये जो जानकारी है इसका उपयोग वो कैसे करता है। अच्छा देखिए, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसको मैं आपको एक वेब सीरीज के एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए, एक वेब सीरीज आई पंचायत, जिसको शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो इसमें क्या दिखाया गया कि एक गांव के जो लोग हैं वो मानते हैं कि जो बरगद का एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे कोई भूत रहता है। तो ऐसे में क्या है, लोग वहां से, जो बरगद का पेड़ है वहां से रात में निकलना अवॉइड करते हैं। वहां के लोगों के मेंटल मैप में क्या है कि बरगद के पेड़ के नीचे भूत है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के जो एक्शन है उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि कोई इस पेड़ के पास से अगर मजबूरी में निकलता है तो भागने लगता है, जिसकी वजह से उसके चोट लग जाती है। कई सारे लोग अगर जरूरी काम है फिर भी रात में बाहर नहीं निकलते हैं इस रास्ते से। तो यानी कि इस स्थान के बारे में जो मेंटल मैप है वो लोगों के एक्शंस को भी प्रभावित कर रहा है। फिर क्या पता चलता है कि ये एक अफवाह थी। जब आगे वेब सीरीज बढ़ती है तो पता चलता है कि ये एक अफवाह थी, गलत बात थी। अब क्या होता है, लोग भयमुक्त हो जाते हैं। देखिए, स्थान वही है लेकिन मेंटल मैप चेंज हो गया। अब लोग क्या है, भयमुक्त हो गए हैं, उनको पता है यहाँ कोई भूत नहीं है। तो लोग जो है उस पेड़ के पास आराम से निकलने लगते हैं। कई लोग उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम भी करने लगते हैं। तो यानी कि जो मेंटल मैप है वो मनुष्य के एक्शंस को प्रभावित करता है। अगर थोड़े से एकेडमिक एग्जाम्पल में जाएं तो चाहे एक जैसे किसान है या कोई भी मानव समुदाय है, मान लीजिए एक मानव समुदाय है जो एक नई जमीन के ऊपर जाता है। इस जमीन के बारे में जैसा मेंटल मैप बनेगा लोगों का, उसी तरह से जमीन का यूज होगा। अगर मान लीजिए लोग जमीन को बहुत ज्यादा यूजफुल मानते हैं तो वो इसके ऊपर रहना शुरू कर देंगे, बस्तियां बना देंगे। वहीं पर दूसरा समुदाय अगर इस जमीन को वेस्ट मानता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं मानता है, तो वो इस जमीन को जल्दी से जल्दी छोड़ने की तैयारी करेंगे। तो जो मेंटल मैप है बेसिकली वो आपके एक्शन को प्रभावित करता है। अब देखिए, फाइनल चरण में आ गए हैं हम लोग। मानसिक मानचित्रण के बारे में अनुसंधान से भूगोल वेत्ताओं को लाभ क्या क्या होते हैं। यानी एक जो ज्योग्राफर है अगर वो मेंटल मैप्स की स्टडी करता है तो इससे क्या फायदा होगा। इससे देखिए, ना केवल जो रिसर्चर है वो ये अध्ययन कर सकता है कि लोग अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे अंतरक्रिया करते हैं और दूसरों को इस बारे में कैसे समझाते हैं, बल्कि शोधकर्ता ये भी विश्लेषण करता है कि लोग शहर के कुछ हिस्सों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। और अपराध दर है, जातीयता है, आबादी है, पर्यावरण है, इसके साथ इन चीजों को जोड़ करके देख सकता है। देखिए, पूरा जो सेंटेंस है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। क्या कहा जा रहा है कि एक जो ज्योग्राफर है जो रिसर्च कर रहा है भूगोल में, अगर वो मेंटल मैप के क्षेत्र में रिसर्च करता है ज्योग्राफर, तो वो एक चीज तो ये समझ पाएगा कि लोग अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। यानी कि एक किसान जो है जमीन के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है, एक उद्योगपति जमीन के बारे में क्या मेंटल मैप रखता है, वो किस तरह से जमीन के साथ इंटरेक्शन करता है। इस चीज को एक तो समझ पाएगा ज्योग्राफर या रिसर्चर। इसके साथ ही ये भी समझ पाएगा कि मान लीजिए एक बड़ा सा शहर है, इसके अलग अलग हिस्सों के बारे में लोगों के मन में किस तरह की धारणाएं हैं, और फिर ये जो धारणाएं हैं किस तरह से अपराध दर को प्रभावित करती हैं। कहीं पर शहर में अपराध ज़्यादा है तो इसके पीछे लोगों के किस तरह का मेंटल मैप उत्तरदायी है। कहीं पर शहर में जो है आबादी ज़्यादा है या जातीयता ज़्यादा है, जातिवाद की भावना ज़्यादा है, तो इसके पीछे लोगों का जो मेंटल मैप है वो किस हद तक उत्तरदायी है, लोगों के अंदर किस तरह का मेंटल मैप है। इन चीज़ों को, यानी कि जातीयता के कारण है, अपराध दर के कारण है, इन कारणों को खोज सकता है एक ज्योग्राफर मेंटल मैप की मदद से। अब देखिए, इस बात का मैं आपको एक लास्ट एकेडमिक एग्जांपल दे करके और इस लेक्चर को ख़त्म करूंगा। तो देखिए, आपने सुना होगा दंतेवाड़ा का नाम। छत्तीसगढ़ के जो बहुत सारे इलाके हैं, इन सभी जगहों पर आप क्या देखते हैं कि नक्सली हिंसा चलती रहती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, वही देखिए मेंटल मैप की अवधारणा आ जाती है। जो लोग नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि उनके जो पारंपरिक स्थान हैं वहां पर उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो अपनी पुरानी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। यानी कि स्थान के बारे में जो उनका मेंटल मैप है वो एकदम अलग है। वो इस स्थान पर जिसको आप डेवलपमेंट कहते हैं उसको वो लोग विनाश मान रहे हैं।
वहीं पर एक जो उद्योगपति जाता है, जो देखता है यहाँ पर कोयला है, अलग अलग अन्य खनिज हैं, वो यहाँ पर विकास का मतलब क्या देखता है, इंडस्ट्रीज को लगाना। यानी कि इस उद्योगपति का जो मेंटल मैप है वो आदिवासियों से बिल्कुल अलग है, इसीलिए इन दोनों के बीच में युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अगर आप मेंटल मैप्स को समझते हैं तो इस तरह की जो समाज में कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको आप गहराई से समझ पाएंगे और इनका समाधान भी कर पाएंगे। तो क्योंकि अब देखिए जो यूपीएससी और पीसीएस का ट्रेंड है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, वो लोग प्रैक्टिकल समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे अपनी जानकारी से, इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो जो भी आप इस तरह के एग्जाम्पल दे करके आएंगे वो निश्चित रूप से आपको दूसरों से ज़्यादा अंक दिलाने में मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।